वेलकम टू द ऑनलाइन कोचिंग। और आज की वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात आती है जनन यानी रिप्रोडक्शन क्या है। तो अपने समान संतति को उत्पन्न करना ये कहलाता है जनन कहलाता है। या जो जीव होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को क्या करता है, जन्म देता है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। फिर बात आती है जनन की आवश्यकता यानी जनन क्यों आवश्यक है। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि क्यों ये अनिवार्य है प्रत्येक जीव के लिए। तो जंतुओं में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जो जीव है वो अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन करता है, ठीक है, जीवों को उत्पन्न करता है। भिन्नताएं जो होती हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनन द्वारा ही स्थानांतरित होती हैं। मृत्यु के कारण जो जीवहास होता है, जो जीवनहास होता है, उसकी पूर्ति भी जनन द्वारा ही की जाती है। और एक बहुत ज़रूरी बात, जो जीवन की उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज तक जो जीवन की निरंतरता है वो भी केवल किसके कारण बनी हुई है, जनन के कारण ही बनी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जनन है वो एक महत्वपूर्ण लक्षण है और एक अनिवार्य है प्रत्येक जीव के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात आती है जीवन अवधि यानी इंग्लिश में इसे लाइफ स्पैन बोलते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। यानी किसी शिशु के जन्म लेने से लेकर के उसकी मृत्यु तक का जो समय होता है, जो काल होता है, उसी का कहते हैं जीवन अवधि या जीवन काल कहते हैं। फिर नेक्स्ट बात आती है जनन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जनन कितने प्रकार का होता है। तो सजीव में मुख्यतः दो प्रकार का जनन पाया जाता है। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल एक ही जीव स्वयं गुणित होता है और संतान उत्पन्न करता है, ठीक है। मुख्यतः दो लिंगी प्राणियों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो इसमें केवल एक ही जनक की आवश्यकता होती है, एक ही जीव स्वयं गुणित होता है। प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स में नर व मादा भाग, एक ही पौधे में नर व मादा भाग दोनों ही उपस्थित होते हैं और फल का निर्माण करते हैं। और कुछ जंतुओं में भी जो स्वयं विभाजित होकर संतान उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जन्म में एक ही जनक द्वारा संतान उत्पन्न होती है, इसलिए इससे उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं, क्लोन, क्लोन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। तो इसमें दो विपरीत जन्मों की आवश्यकता होती है, दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, ठीक है। नर व मादा दोनों ही अलग अलग होते हैं यानी एक लिंगी प्राणियों में। हम मनुष्य में भी क्या लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है, दोनों में ही युग्मकों का निर्माण होता है और वो युग्मक संलेत होकर किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन की उदाहरण या विधियाँ कौन कौन सी है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुकुलन के बारे में, बीजाणु जनन क्या होता है, द्विविभाजन क्या होता है, पुनरुद्भवन और लास्ट है खंडीय भवन, ठीक है। तो एक एक करके इन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है बडिंग या मुकुलन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रा होता है वो पूर्ण परिपक्व होने के बाद उसके शरीर में छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं। साथ ही हाइड्रा में केंद्रक विभाजन द्वारा एक केंद्रक दो केंद्रकों में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें से एक केंद्रक इस बड में आ जाता है, ठीक है। फिर ये ग्रो करता है और ग्रो करने के बाद ये मुकुल अपने पैतृक जीव यानी इस हाइड्रा से अलग होकर स्वयं एक पूर्ण हाइड्रा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, मुकुलन या बडिंग कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। फिर नेक्स्ट है स्पोरिलेशन या बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन क्या होता है, कुछ जीवाणु या निम्न वर्ग के जीव क्या करते हैं, बीजाणु विधि द्वारा जनन करते हैं। इसमें क्या होता है, जो जीव है उसके शरीर में बीजाणु होते हैं, ठीक है। और वो बीजाणु बाहर एक आवरण, एक मोटी भित्ति के आवरण से ढके होते हैं जो उनके बाहरी वातावरण से उनकी रक्षा करता है, ठीक है। परंतु कुछ अनुकूलित परिस्थितियां आने पर इनके जो बीजाणु हैं वो अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, नई संतान बना लेते हैं, अपने सामान्य छोटा पौधा बना लेते हैं, ठीक है। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, स्पोरिलेशन, बीजाणु जनन। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो पेरिसिलियम, मॉस, फर्न में क्या होता है, बीजाणु जनन की घटना होती है। फिर नेक्स्ट है बाइनरी फिजन या द्विविभाजन क्या होता है। तो जब जीव पूर्ण विकसित होकर क्या दो भागों में विभाजित हो जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं, द्विविभाजन या द्विविखंडन कहते हैं। अमीबा की कोशिका में क्या होता है, मध्य में केंद्रक होता है और वो केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बना लेता है, ठीक है। साथ ही फिर क्या होता है, इसकी कोशिका द्रव्य भी बीच से पतली होती जाती है और अंततः दो केंद्रक संतति
बना लेते हैं। ठीक है, तो यानी एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, द्विविभाजन हो रहा है, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विविभाजन या द्विविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ संघ के कुछ प्राणियों में क्या होता है, द्विविभाजन या बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पुनरुद्भवन या रिजनरेशन क्या होता है। तो पुनरुद्भवन या पुनर्निर्माण क्या होता है, जो जीव है उसके कटे हुए भाग यदि संतान बना ले तो इस घटना को पुनरुद्भवन कहते हैं। जो जीव होता है वो अपने कायिक अंगों द्वारा क्या बना लेता है, नया जीव बना लेता है। यदि किसी कारण से जो जीव है उसका शरीर छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके जो टूटे हुए टुकड़े होते हैं वही क्या बना लेते हैं, नया जीव बना लेते हैं। तो इसीलिए इस घटना को क्या कहते हैं, पुनर्निर्माण या पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल प्लेनेरिया स्पंज आदि इसके क्या है, उदाहरण है। लास्ट है अब खंडी भवन या फ्रेगमेंटेशन। तो खंडी भवन क्या कहलाता है, खंडों में टूटना, यानी किसी जीव का खंडन होना क्या कहलाता है, खंडी भवन कहलाता है। इसमें क्या होता है, जो जीव है वो खंडों में टूट जाता है, यानी पानी, ताप और अनुकूली परिस्थितियों में जो जनक हैं, ठीक है, कुछ जीव हैं वो पूर्ण विकसित होने के बाद छोटे छोटे उनके जो तंतु हैं वो छोटे छोटे खंडों में टूटना शुरू कर देते हैं और कोशिका, यानी ये देखो टूटना शुरू कर देते हैं और कोशिका विभाजन द्वारा क्या बना लेते हैं, नई संतान, नया जीव बना लेते हैं। तो इसी घटना को क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन या खंडी भवन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्पायरोगाइरा यूलिप्रिक्स में क्या होता है, खंडी भवन की घटना होती है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो कायिक जनन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जो पौधा होता है उसके कायिक या वर्धी अंग जैसे जड़ हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया, ये क्या करते हैं, अपने मातृ पौधे से अलग होकर एक पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अपने मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। अब कायिक जनन की अगर प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक या नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो पौधा होता है वो स्वतः ही क्या कर लेता है, कायिक जनन द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। और कृत्रिम कायिक जनन में क्या होता है, अच्छे किस्म के पौधे प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कृत्रिम विधि द्वारा पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कायिक जनन या कृत्रिम कायिक जनन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो प्राकृतिक कायिक जनन है वो भी कितने 4 प्रकार का होता है। पहला भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, जड़ और पत्ती। तो भूमिगत तना क्या होता है, जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं। भूमिगत तना में क्या होता है, कुछ ऐसे तने में पर्वसंधियाँ निकलते हैं, कलिकाएं और यानी कलिका यानी बर्ड्स निकलते हैं, कुछ शल्क पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अनुकूली परिस्थितियों में जो कलिकाएं होती हैं उनमें से यानी बर्ड्स होते हैं, उनमें क्या होता है, अंकुरण द्वारा नए पौधा निकलने लगता है या शाखाएं निकलने लगती हैं, जो कि मृदा में से ऊपर, मृदा के ऊपर से निकलने के बाद एक संपूर्ण पौधा बना लेती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय तना का क्या अर्थ है, जो कुछ जिसका कुछ भाग भूमि के ऊपर रहे और कुछ भाग भूमि के अंदर रहे। ये जो तना होता है वो भूमि पर क्या क्षैतिज वृद्धि करते हैं, पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं यानी नोड्स पाए जाते हैं इनमें, जिनमें से क्या जड़ें और शाखाएं निकलने लगती हैं। जो पर्वसंधियाँ होती हैं कभी कभी वो जल में भी होती हैं, मृदा में भी होती हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे जड़ या मूल द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है और पत्ती द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन होता है। फिर सेकंड है कृत्रिम कायिक जनन। तो कृत्रिम कायिक जनन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, कलम लगाना यानी कटिंग, दाब लगाना यानी लेयरिंग किस प्रकार से की जाती है। अब जो भूमिगत तना है और अर्धवायवीय तना है ये भी कुछ भागों में बटे हुए हैं। भूमिगत तना के अंतर्गत आता है कंद, प्रकंद, घनकंद और शलकंद। अर्धवायवीय तना के अंदर पढ़ेंगे हम लोग भूस्तारी क्या होता है, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारिका और अंतःभूस्तारिका क्या होती है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो भूमिगत तना में क्या क्या आता है, कंद, प्रकंद, घनकंद, शलकंद, ये सब किस में आते हैं, भूमिगत तना के अंतर्गत आते हैं। और जो कंद है, ट्यूबर है, उसमें आलू हो गया, रत आलू और अजवाइन। ठीक है, आलू की अगर बात करें तो आलू को अगर आपने गौर से देखा होगा, जब वो पक जाता है पूरी तरीके से तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, गहरे कट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आँख के आकार के होते हैं इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आलू की आँख या आलू पोटैटो कहते हैं। इनमें क्या होती है, कलिकाएँ होती हैं जो अंकुरण द्वारा नया पौधा बना लेती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रकंद यानी राइजोम। तो राइजोम में क्या होता है, जो तना है वो मृदा के भीतर
क्या करता है, समांतर गति करता है, ठीक है, क्षैतिज गति करता है। इसमें भी क्या पर्व संधियाँ होती हैं, और जो पर्व होते हैं यानी जो इंटरनोड होते हैं वो क्या होते हैं, चारों तरफ बहुत ज़्यादा कंडेंस होते हैं, यानी हाईली कंडेंस होते हैं, यानी संघनित हो जाते हैं। पर्व संधियों में क्या होती है, कक्षस्थ कलिकाएँ होती हैं, यानी गोल गोल गांठें होती हैं, और उन्हीं से क्या बनता है, एक नया प्लांट जनरेट हो जाता है। कक्षस्थ कलिकाओं का होना ये दर्शाता है कि जो प्रकंद है वो एक प्रकार का भूमिगत तना है, और इसीलिए इसे भूमिगत तना के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें क्या क्या आता है, अदरक हो गया और हल्दी, ये सब प्रकंद के उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट है घनकंद यानी कॉर्न। तो कॉर्न में क्या क्या आता है, अरबी हो गया, जिमीकंद और केसर आदि, ये सब घनकंद के उदाहरण हैं। तो इसमें जो तना है वो क्या करता है, मृदा में ऊर्ध्व गति करता है, ठीक है, मृदा में ऊर्ध्व गति करता है, और इसमें पर्व संधियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें जो कलिकाएँ होती हैं वो क्या होती है, शल्क पत्रों से ढकी होती हैं, और जो नए मात्र पौधे को जन्म देती हैं। तो इसमें जो क्या रहता है, अरबी हो गया, केसर हो गया, जिमीकंद। जिमीकंद क्या या एमोफिलिस की अगर बात करें तो इनमें क्या होता है, फूड स्टोरेज होता है, काफ़ी हद तक फूड स्टोरेज होता है, जिसकी वजह से ये थोड़े मोटे हो जाते हैं और फैले हुए होते हैं। कुछ कुछ जिमीकंद छोटे भी होते हैं, गोल भी होते हैं, और कुछ 4 kg 5 kg के भी होते हैं। फिर नेक्स्ट है शलकंद यानी बल्ब। तो शलकंद में क्या होता है, ये प्रो का रूपांतरण है, और इसमें जो तना है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और जो चारों तरफ से शल्क पत्र यानी स्केल लीफ से ढका हुआ होता है। जो स्केल लीफ होती है वो क्या होती है, रसीली होती है, और उनमें क्या होता है, भोजन संग्रहित होता है, ठीक है। प्याज की अगर बात करें तो प्याज भी शल्क पत्रों से ढका होता है। जो हम खाते हैं वो क्या है, इनके शल्क पत्र होते हैं। इन्हीं शल्क पत्रों में क्या होती है, कलिकाएँ होती हैं जो नया पौधा बना लेती हैं। उदाहरण में क्या है, प्याज हो गई, लहसुन हो गया, रजनीगंधा, ट्यूलिप आदि किसके उदाहरण है, शलकंद की। तो ये तो थे भूमिगत तने। अब हम बात करेंगे अर्धवायवीय तनों के बारे में। तो अर्धवायवीय का क्या अर्थ होता है, जो अर्धवायवीय हो यानी कुछ जिनका कुछ भाग भूमिगत हो और कुछ भूमि के बाहर हो। तो अर्धवायवीय तने में क्या क्या आता है, ऊपरी भूस्तारी, भूस्तारी, भूस्तारिका और अंतःभूस्तारी। तो ऊपरी भूस्तारी यानी रनर की अगर बात करें तो रनर में क्या होता है, जो तना है वो मृदा के बाहर क्या करता है, क्षैतिज यानी समांतर वृद्धि करता है। इसमें भी क्या होती है, पर्वसंधियाँ होती हैं, जिनसे क्या होती है, शाखाएं निकलती हैं, और शाखाएं से क्या होता है, कलिकाएं होती होंगी जरूर ही, जिनमें से नया पौधा जन्म लेता है। जैसे दूब घास यानी घास हो गई, खट्टी बूटी यानी ऑक्सैलिस और सेंटिला आदि किसके उदाहरण है, ऊपरी भूस्तारी के। फिर नेक्स्ट है भूस्तारी यानी स्टेलॉन। तो स्टेलॉन में क्या होता है, इनमें भी क्या पर्वसंधियाँ होती हैं, और ये इनमें जो पत्तियाँ होती हैं वो क्या है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। डायग्राम में देखिए तो ये इसकी हर पत्ती क्या है, स्वतंत्र यानी अब अलग अलग दिशाओं में जा रही है ना। तो इसमें क्या होता है, जो भूस्तारी है, तो भूस्तारी के ही टूटने पर क्या बनता है, एक नया पौधा जन्म लेता है। उदाहरण हो गया अरबी, केला, स्ट्रॉबेरी, ये किसमें आते हैं, भूस्तारी यानी स्टेलॉन के अंतर्गत आते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑफसेट यानी भूस्तारिका। तो भूस्तारिका में क्या होता है, तना होता है वो क्या है, पत्तियों का समूह होता है और जड़ें होती हैं, बहुत सारी जड़ें होती हैं। इनमें क्या होती है, शाखाएं निकलती हैं, और उन शाखाओं में फिर क्या बनता है, नया पौधा जन्म लेता है। तो ये क्या होते हैं, जलोद्भिद होती है, यानी जिनका उद्भव जल में हो, यानी ये जलीय होती हैं, जिनमें क्या होती है, शाखाएं होती हैं, पर्वसंधियाँ होती हैं, और पत्तियों का समूह होता है, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, पिस्टिया, समुद्री शोक। फिर नेक्स्ट है अंतःभूस्तारी यानी सकर। तो सकर में क्या होती है, जो पर्व होते हैं वो मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। पहले तो ये वायवीय होते हैं, फिर क्या है, इनकी जो शाखा निकलती है वो थोड़ी मृदा में धंस जाती है, पूरी नहीं धंसती, लेकिन कुछ भाग उसका मृदा के अंदर तक चला जाता है। तो झुकेंगे वो तो ज़रूर टूटी जाती है। उनमें क्या होती है, बड्स होंगे, तो जिसकी वजह से वो नया प्लांट बना लेंगे, और वो प्लांट भूमि के बाहर आकर वृद्धि करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, पुदीना यानी मिंट, वो किसके अंतर्गत आता है, अंतःभूस्तारी के अंतर्गत आता है। तो एक चीज़ और, एग्जाम में कायिक जनन से यानी प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन से ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखें। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो प्याज है वो किस प्रकार का तना है, आलू हो गया, निम्नलिखित में से कंद का उदाहरण क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हर एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखें। अब बात आती है कि जो मूल है यानी जड़ें हैं वो किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन करती हैं। तो कुछ पौधों की जड़ें जैसे शकरकंद हुआ, सतावार हुआ, डहेलिया हुआ, इनमें जो
जड़ें हैं वो क्या है, भोजन संग्रहित करके, भोजन इकट्ठा करके फूल जाती हैं और सुप्तावस्था में चली जाती हैं, यानी निष्क्रिय हो जाती हैं। फिर इनमें क्या है, अपस्थानिक बड्स निकलती हैं, ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं। वो क्या करती हैं, स्फुटन द्वारा अंकुरित होकर नया पौधा बना लेती हैं, ठीक है। डायग्राम में देखिए तो पहला डायग्राम बहेलिया का है और सेकंड शकरकंद का। इसमें भी क्या है, एडवेंटिडियस बड्स निकलती हैं और वो भी क्या है, अंकुरण द्वारा नया पौधा बना रही है। उसी प्रकार से शकरकंद में भी क्या है, एडवेंटिडियस बड्स निकलती है और वो भी अंकुरण द्वारा नया पौधा बना रही है। इसके अलावा और भी पौधों की जो जड़ें होती है, जैसे शीशम हुआ, एल्बीजिया आदि में क्या होते हैं, प्रोन निकलते हैं और वो वृद्धि करके नया पौधा बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है पत्ती द्वारा किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है। तो पत्तियों में बात करें ब्रायोफिल्म या इसे अजूबा भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पत्ती की सतह है उस पर क्या होते हैं, खांचे पाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे नया पौधा निकलता है। यदि ये पौधा किसी गीली मिट्टी में गिर जाए, अगर गीली मिट्टी में गिर जाता है तो वहाँ से इसे नमी प्राप्त होगी, जल प्राप्त होगा, जिसकी वजह से ये वहीं से एक नया पौधा बना लेगा। तो इसकी पत्तियों में भी किस में ब्रायोफिल्म हो गया, कैलेंचो, बेगोनिया, इनमें क्या होता है, पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो अब हम बात करेंगे कृत्रिम कायिक जनन की, यानी कृत्रिम विधि द्वारा से हम लोग किस प्रकार से कायिक जनन करवाते हैं और नए पौधे का निर्माण करते हैं। तो इसमें पहले बात आती है कटिंग, यानी कलम लगाना। तो कलम लगाना क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, हम किसी पौधे में से उसकी कलम को काटकर ब्लेड से उसकी कलम काट लेते हैं और उस जब कलम को किसी अन्य गमले में रोपित करते हैं तो वो क्या एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। एग्जाम्पल में अगर गुलाब की अगर बात करें तो गुलाब के किसी पुराने और विकसित पेड़ में से 20 से 30 सेंटीमीटर की कलम या उसकी टहनी को काट कर अगर हम किसी अन्य गमले में रोपित कर दें तो उसके में जो कलिकाएँ होती हैं, यानी जो बड्स होते हैं, उनमें से क्या नए नए पौधे निकलने लगते हैं और एक नया पौधा बना लेते हैं। डायग्राम में देखिए, जैसे ये डंडी काटी गई है, इसकी कलम काटी गई है, उसमें क्या है, छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ठीक है। और ये बात भी ज़रूरी है कि जो हम टहनी काट रहे हैं, जो कलम काट रहे हैं, उसमें बर्ड्स ज़रूर होने चाहिए, ठीक है, ताकि उसमें से नए नए पौधे निकल सकें। और फिर जब इस कलम को एक नए गमले में रोपित किया गया तो इसमें से जो बर्ड्स थे उनमें से क्या नए नए प्लांट निकलने लगे, है ना। और इसमें जो कट था, ठीक है, जो कटा हुआ भाग था उसमें से क्या अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। इस प्रकार से क्या है, ये पौधे एक नया और बड़ा विकसित पौधा बना लेते हैं। तो जैसे गुलाब हो गया, गन्ना हो गया, गुड़हल, अंगूर आदि के पौधों की कलम द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। गन्ने की अगर बात करें तो गन्ने को अगर हम क्षैतिज रूप से, समांतर रूप से अगर भूमि के अंदर गाड़ देते हैं तो उसमें से क्या होती है, जो गांठें होती है वही क्या बना लेती है, एक नया पौधा बना लेती है। अब सेकंड है लेयरिंग, यानी दाब लगाना। तो दाब लगाने में क्या होता है कि जो कठोर तने वाले पौधे होते हैं उनके तने का कुछ भाग छील कर और उसे क्या करते हैं, भूमि में दबा देते हैं, यानी नम्र मिट्टी में दबान देते हैं। और क्या करते हैं, जब उनके जो कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद जो उनका छिला हुआ भाग होता है वहाँ से क्या जड़ें निकलने लगती हैं। फिर इससे क्या करते हैं, उसके मात्र या पैतृक पौधे से क्या कर देती हैं, अलग कर देती हैं। बाद में इसमें से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। इसमें भी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या बना लेते हैं, नए नए पत्तियाँ बना लेते हैं और इस प्रकार से एक नया पौधा बना लेते हैं जो मिट्टी की यानी भूमि के बाहर आकर वृद्धि करने लगता है। तो जैसे सेब हो गया, नाशपाती, नींबू आदि को लेयरिंग द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। अब है ग्राफ्टिंग, यानी रोपण क्या होता है। तो रोपण में क्या होता है, हम किसी पौधे यानी किसी जड़ सहित पौधे के कटे हुए भाग पर किसी दूसरी जाति के पौधे को उगाने की विधि क्या कहलाती है, ग्राफ्टिंग यानी रोपण कहलाती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो एक साधारण जाति का पौधा होता है उसकी एक कलम काट लेते हैं और उसे एक अच्छी नस्ल के, यानी जिसे जो अच्छी नस्ल का पौधा होता है उसे श्यान बोलते हैं, तो उसे भी वी आकार की खांच बना लेते हैं और उस जो साधारण जाति का पौधा होता है उसे उस खांच में अंदर, ठीक है, दबा देते हैं और बाहर से बांध देते हैं। ज़्यादा होता है तो उसे मोम से भी क्या करते हैं, पूरा सराउंड कर देते हैं, चारों तरफ से मोम लगा देते हैं ताकि वो टूटे ना। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, उसमें से एक नई जाति का पौधे का निर्माण होता है। जैसे संतरा हो गया, गुलाब में भी आपने देखा होगा कि कभी कोई गुलाब क्या होते हैं, वाइट होता है और उसमें थोड़ा रेड भी होता है वो, यानी वो किस प्रकार से बनता है, जैसे वाइट गुलाब की और रेड गुलाब को मिक्स करके
इसी प्रकार से बनाया जाता है जिस प्रकार से उसमें नई जाति का पौधा बनता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म प्रवर्धन या माइक्रो प्रोपगेशन, या फिर हम बोल सकते हैं ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर क्या होता है। तो यह कायजन की सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में मात्र पौधे के थोड़े से ऊतक द्वारा हजारों की संख्या में पादप प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी ये क्या है, कायजन की आधुनिक विधि है। इसमें क्या करते हैं, जो एक पौधा होता है या तो उसकी कुछ ऊतक ले लेते हैं या कुछ कोशिकाओं द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, तो डायग्राम में देखिए, एक प्लांट है जिसके हमने कुछ ऊतक ले लिए, ठीक है, फिर उन्हें एक क्या कृत्रिम पोषक माध्यम यानी न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा और एक नियंत्रित वातावरण में रखा, ठीक है, फिर इसे ग्रो करने दिया। ये क्या है, ऊतक, ऊतक है, टिश्यू है। फिर इनसे एक हार्मोनल में रखा, यानी कुछ हार्मोन्स में रखा, जहाँ कुछ हार्मोन्स थे वहाँ क्या है, ये वृद्धि क्या, जो क्या बन गया, कैलस, क्या कहते हैं इसे, कैलस। कैलस क्या होता है, वो उसमें गुणज की क्षमता होती है, यानी वो डिवीजन करता रहता है। जब वो कैलस मतलब बन जाता है, फिर इसे क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, कुछ समय के लिए टेस्ट ट्यूब में रखते हैं। एट लास्ट इसे एक नए गमले में और मिट्टी या फिर मिट्टी में क्या करते थे, रोपित कर देते हैं, जहाँ एक नया पौधा बना लेता है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, कुछ स्टेप थे। पहले हमने क्या किया, उसके कुछ ऊतक लिए, ठीक है, या कोशिकाएं ली, उन्हें कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा। स्टेप फर्स्ट क्या है, यानी पहले उसे कृत्रिम पोषक माध्यम में या नियंत्रित वातावरण में रखा। फिर सेकंड हमने क्या किया, हार्मोनल में रखा, जहाँ कुछ हार्मोन्स दिए उसे, जो कैलस बन गया, फिर उसे टेस्ट ट्यूब में रखा कुछ समय के लिए, और फिर उसे एक गमले में क्या किया, रोपित कर दिया, और वहाँ जहाँ वो वृद्धि करने लगा। तो इस प्रकार के क्या थी, सूक्ष्म प्रवर्धन, यानी कुछ ऊतकों द्वारा हमने क्या बना लिया, एक नया पौधा बना लिया। तो ये सब क्या थे, कायिकजन्य के उदाहरण थे। अब हम बात करेंगे लाभ क्या होते हैं। तो कायिकजन्य से तो जिन पौधों में बीज नहीं बनते, जैसे अंगूर हो गया, अनानास हो गया, उनमें क्या है, हम लोग कायिक विधि द्वारा क्या नया पौधा बना सकते हैं। इनसे अधिक से अधिक मात्र पौधे, यानी क्योंकि अधिकतम क्या होता है, पौधों में मात्र पौधे से ही फल का निर्माण होता है, तो इसके द्वारा हम लोग क्या, पपीता, ठीक है, कुछ ऐसे पौधे बना, मात्र पौधे अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। इसके द्वारा कम समय में हम लोग क्या, पेड़ उगा सकते हैं, और जिसके कारण फल और फूल भी कम समय में ही हमें प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।